नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विशेष शिव पूजा में हिस्सा लिया। श्याम जाजू दिल्ली से आए हैं और उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया था और इसके बाद आज ही वो मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अब पूरी खबर बताइएगा। देखिए जीनत, जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं श्याम जाजू, कल उनको भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो एक कार्यक्रम था जिसमें रुड़की के मेयर कल अपने 12 सभासदों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उसमें उनको आना था। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद थे, बंशीधर भगत मौजूद थे। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी थी कि इस कार्यक्रम में खुद प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू को भी पहुंचना था, लेकिन चूंकि वो दिल्ली से बाई हेली देहरादून पहुंचे हैं, इसीलिए राज्य सरकार के जो नियम है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है कि हवाई सेवाओं से जो भी यहाँ पर पहुंचेगा, ये खासकर दिल्ली जैसे रेड जोन एरिया से जो यहाँ पर पहुंचेगा, उनको 7 दिन क्वारंटीन होना ही होना पड़ेगा। और खुद ये सूचना दी गई थी कि श्याम जाजू क्वारंटीन है। उन्होंने सरकार के नियमों के पालन की बात स्वीकारी है और ये भी बताया गया था कि श्याम जाजू का कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद वो अपने कार्यक्रम लगाएंगे। आज सुबह खुद भाजपा के नेताओं का कहना था कि श्याम 3 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे और इसी दौरान उनका कोविड का टेस्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन अब अचानक जो एकाएक श्याम जाजू हरिद्वार पहुंच गए, उसको लेकर भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर किन परिस्थितियों में कल वो क्वारंटीन थे और किन परिस्थितियों में आज वो हरिद्वार पहुंच गए। तो क्या इसमें लापरवाही की आशंका है या इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था फिर? क्योंकि ये विवाद का बहुत बड़ा विषय हो सकता है अगर लापरवाही की गई है तो। बिल्कुल जीनत, इस पर विवाद खड़ा होगा इसलिए भी कि राज्य में अभी तक बाहर से जितने भी लोग आए, खासकर अगर हम पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करें तो जब वो दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे तो उन्होंने स्वघोषित ये बात कही थी कि वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे, अपने घर में रहेंगे। और इस दौरान हमने भी देखा कि खुद उन्होंने मीडिया तक से मुलाकात नहीं की। उनके जो बयान, जो बाइट्स आती थी, वो व्हाट्सएप के जरिए वो भेज देते थे कि वो क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करेंगे। और इस दौरान लगातार इन्हीं कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर राज्य में एक सियासी मुद्दा भी लगातार बनता रहा है। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती रही है कि भाजपा के नेता चाहे कहीं भी भ्रमण करे, उन पर कोविड के उल्लंघन का आरोप नहीं लग रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर यकीनन बहस छिड़ेगी कि किस नियम के तहत श्याम जाजू जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। 14 दिन का क्वारंटीन और क्या उन्होंने टेस्ट कराया, और उसके बाद यकीनन थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ई संवाद किया। प्रदेश के 500 सेंटर्स की अगर हम बात करें, करीब 8000 प्रतिनिधि एक साथ मुख्यमंत्री से जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई अभी लंबी है, सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में रिकवरी रेट अच्छा है। सीएम ने पंचायत सदस्यों के काम की तारीफ भी की है। उनका बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने जो दौर चल रहा है कोविड का, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय काम इस संक्रमण के दौर में निभाया है। प्रधानों ने अपने शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के हिसाब से बहुत सराहनीय काम किया है और अभी भी वो कर रहे हैं। हमने सबसे यही कहा है कि ये लड़ाई लंबी लगती है और इसलिए हमको अपनी तैयारी लंबी लड़ाई के हिसाब से करना चाहिए। अपनी मनस्थिति लंबे लड़ाई की होनी चाहिए। पंचायत सदस्यों से इस संवाद के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट का वर्चुअल क्लास सिस्टम फेल हो गया। 500 में से किसी स्टेशन से बात नहीं हो पाई। कोई भी ग्राम प्रधान अपनी बात नहीं रख सका। खराब सिस्टम पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी जाहिर की और वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मामले में अधिकारियों को फटकार लगाई, जांच की बात कही। लगातार पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग दोनों जुड़ करके इसकी ट्रायल रन कर रहे थे। 3 दिन से ठीक चल रहा था और आज अचानक ऐन मौके पर सिस्टम
कुछ तकनीकी कारणों से नहीं चल पाया है, उसकी जांच की जा रही है और हम ये NIC से भी इसको स्टडी करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी मैं डायरेक्टर टीचर्स एजुकेशन है, SCERT के डायरेक्टर भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो उनकी रोज ही जो है टीचर्स एजुकेशन की प्रोग्राम इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रहा है और DG और माननीय शिक्षा मंत्री जी की इंटरेक्शन भी हो चुका है। पता नहीं आज क्यों ऐसा हुआ है। CBSE ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि CBSE ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए। आप इसे cbseresult.nic.in पर देख सकते हैं। सभी लोगों की मेहनत से रिजल्ट घोषित हो पाया है, ये उन्होंने ट्वीट करके कहा। तो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, लेकिन टॉपर्स के नाम घोषित नहीं होंगे, ये भी बात सामने आ रही है। रीजनल डायरेक्टर रणवीर सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। तो हमने देखा कोरोना की वजह से किस तरह से चीजें लटकती चली गई और अब देखिए रिजल्ट आया, लेकिन जो टॉपर होंगे उनके नाम डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे ड्यू टू कोरोना ही कहा जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के आखिरी हफ्ते में आ सकता है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि 25 से 30 जुलाई के बीच बोर्ड के रिजल्ट आ सकते हैं। डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी, बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। उधर देहरादून के मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से जिला प्रशासन अब देहरादून के बाजारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू कर सकता है। जिलाधिकारी देहरादून के अनुसार बाजार में नियमों का पालन नहीं होगा तो मंगलवार के बाद उस पर फैसला ले लिया जाएगा। में सभी को ये कहा गया और सबको अपने आप को करेक्ट करने का मौका देना चाहिए और हमारी बृहस्पतिवार को हमारे प्रशासन की और पुलिस की जो हमारा कंजस्टेड बाज़ार है, हमारा पलटन बाज़ार, मोती बाज़ार, झंडा बाज़ार, इस जगह का जो एरिया इनके व्यापारी और जो पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि वो सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे और वो प्रयास इसको कर रहे हैं। सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है कि किस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जाए। रुड़की की गंगनहर कोतवाली में एक महिला दरोगा कोरोना पॉजिटिव आई हैं, जिससे कोतवाली को सील कर दिया गया। साथ ही महिला दरोगा के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। अब फरियादी अपनी शिकायत रामनगर चौकी में दर्ज करा सकते हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव को मार्च से पहले कराने पर असमंजस बना हुआ है। पंचायत का कार्यकाल 2021 मार्च में खत्म हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन को पत्र भेजकर रोड मैप प्लान की मांग की है। तो मार्च से पहले चुनाव कराने को लेकर असमंजस जो है बना हुआ, राज्य निर्वाचन आयोग ने शासन को पत्र इस बारे में भेज दिया है। हरिद्वार पंचायत चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं। चुनाव के रोड मैप को लेकर राय मांगी गई है। नैनीताल जेल से गायब कैदी भागेश कुमार की जंगल में पेड़ से लटकी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। कैदी की लाश जोलीकोट के जोली गांव में मिली है। कैदी भागेश कुमार 7 दिन पहले रिमांड से वापस लाते वक्त काठ गोदाम जोलीकोट के बीच चलती गाड़ी से कूदकर भाग गया था। नैनीताल और उधम सिंह नगर की पुलिस कैदी भागेश कुमार को दिन रात खोज रही थी, लेकिन वो उसे जिंदा तो नहीं पकड़ पाई। उसका शव मिला है पेड़ से लटका हुआ। अब क्या सुसाइड है या मर्डर है, तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या ये इतना ही आसान है कि एक कैदी पुलिस गिरफ्त से भागता है और 7 दिन बाद उसका शव मिलता है? क्या ये इतना सरल है? देखिए, बिल्कुल ये जबरदस्त लापरवाही है पुलिस के जवानों की। जो पुलिस के जवान इसके साथ थे और उसके अलावा जो होमगार्ड के जवान थे, पुलिस कह रही है, उनके आला अधिकारी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, विभागीय जांच बैठा दी गई है। लेकिन इस सबके बावजूद एक विचाराधीन कैदी अगर आत्महत्या कर लेता है तो ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर सवाल है, क्योंकि आपने उसको ये भी मौका नहीं दिया कि वो निर्दोष है और भाग गया। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घटना जिस स्थल से वो भागा था उससे महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ये इसकी लाश बरामद हुई है। पेड़ से लटकी हुई इसकी लाश मिली है।
और पुलिस ने कहा कि वो जंगल की कॉम्बिंग कर रही है इलाके में। उसने कई सारे पुलिस के जवान उतार दिए हैं, ऐसी तस्वीरें पुलिस ने पेश की, जंगल से खींच करके पुलिस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली। लेकिन उसके अलावा जो पुलिस के जवान थे वो कर क्या रहे थे? जब घटना स्थल से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इसकी लाश लटकी हुई पेड़ से मिल गई, तो पुलिस के जवान इतने दिनों से तलाश किसको रहे थे, कहां तलाश रहे थे? कहा जा रहा है कि उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की जो संयुक्त टीमें हैं पुलिस की, वो तलाश की थी। यानी दो जिलों की पुलिस भागेश कुमार नाम के इस जो मृतक कहती है इसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसको खोज नहीं पाई। और अंततः आज ग्रामीणों ने ही बताया कि इस तरीके से एक लाश मिली हुई है, उसकी पहचान भागेश कुमार के रूप में हुई है। तो पूरा का पूरा सिस्टम तो 2 जिलों की पुलिस एक कैदी को 4 किलोमीटर ढूंढने में 1 हफ्ता लगाती है और जिंदा नहीं पकड़ पाती, उसका शव मिलता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कितनी हैरानी की बात है, जहां से भागा था उससे 4 किलोमीटर के दायरे में इसकी लाश मिलती है और पुलिस 1 हफ्ते से ढूंढ रही है, वो भी 2 जिलों की पुलिस। हल्द्वानी में नरभक्षी गुलदार को मारने की कवायद शुरू हो चुकी है। आदमखोर गुलदार को मारने के लिए शिकारी जंगल में गश्त कर रहे हैं। शिकारी गुलदार के मूवमेंट खोजकर गुलदार तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मानसून की वजह से पूरी तरह से हरे भरे जंगल के भीतर गुलदार को खोजना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी पेड़ पौधे हैं वो बड़े हो चुके हैं, हरियाली बहुत ज्यादा है और इजीली वो छुप सकता है। नरभक्षी की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 की टीम ने जंगल के भीतर पहुंचकर जाना कि आखिर किस तरह से शिकारी नरभक्षी की तलाश में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम इलाके में गुलदार पिछले 25 दिनों में 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है और जंगल के इलाके में अब वन विभाग की गश्त शुरू हो चुकी है और साथ ही इस गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। जो वन विभाग की टीम है उसके साथ शिकारी मौजूद हैं, वो किस तरीके से पहचान करने में जुटे हुए हैं जंगल के भीतर, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। हमारे साथ विपिन चंद्रा जी हैं और 2 इससे पहले गुलदारों का शिकार कर चुके हैं, माहिर शिकारी हैं। सर, किस तरीके से पहचान कर रहे हैं आप गुलदार? सर, एक्चुअली हम इसके जो संभावित क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ ये हमको मिल सकता है और इसने जिस हिसाब से 2 पहले वारदातें करी हैं इस गुलदार ने, उस हिसाब से हम वो क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये हमको मिल सकता है, उसके हम वो कर रहे हैं, देख रहे हैं क्षेत्र को। और पहचान कैसे करेंगे सर, क्योंकि हो सकता है इलाके में बहुत सारे गुलदार हों? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे पहचानना तो बहुत मुश्किल है गुलदार जैसी प्रजाति को, लेकिन जैसी उसकी मॉडस ऑपरेंडी है कि वो सिर्फ दिन के टाइम में ही शिकार कर रहा है। 2 महिलाओं को जो उसने अभी मारा है वो भी दिन के टाइम में ही किया है, सुबह के टाइम में ही किया है। और आज भी यहाँ जो छुटपुट सी घटनाएं हुई है वो भी दिन के टाइम में हुई है। तो हम उससे एबनॉर्मल स्थिति से लग रही है। मॉडस ऑपरेंडी ऐसी है कि कुछ वो कमज़ोर है, या उसके पंजे नहीं है, या उसके पास उसका पेट पूरा भरा नहीं है, तो इस वजह से वो जो है एबनॉर्मल अपनी वो जो है कंडीशन जता रहा है। फॉरेस्ट साहब, किस तरह की एक्टिविटी दिखी है आपको? अभी आपने क्या देखा है जंगल में? जंगल में हम लोग उसके पग मार के देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके नज़दीक पहुंचा जाए। और शिकारी तैनात किए जाएंगे क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है? अभी 2 शिकारी आज या कल में पहुंच जाएंगे, 2 शिकारी और तैनात कर रहे हैं हम लोग। फॉरेस्ट की जो टीम है उसको स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। सचिन भाई, किस तरह की दहशत आप महसूस कर रहे हैं इलाके में? पिछले 20-25 दिन के अंदर बाघ द्वारा 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया गया था और आज सुबह 7:30 बजे यहाँ पर काम कर रही लेबर को भी इस बाघ ने अपना निवाला बनाया है। इससे यहाँ पर की दिनचर्या में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग यहाँ पर दूध का काम करते हैं, सब्जियों का काम करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये सब होने के बाद सबकी दिनचर्या इतनी बिगड़ गई है कि 7:30, 7 बजे, 5 बजे बाद लोग बाहर निकलना, 5 बजे बाद लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। एक तरीके से जो इस तरीके का नरभक्षी गुलदार हो चुका है वो पूरी तरीके से लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर चुका है और यही वजह है कि अब इसको मारने के लिए शिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अब ये देखना होगा कि शिकारियों को कितने दिनों में इस नरभक्षी गुलदार को खात्मे में कामयाबी मिलती है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेन नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो लगातार गुलदार की खबरें जो हैं वो आम लोगों के लिए भी काफ़ी खतरे की बात है, क्योंकि आदमखोर गुलदारों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा में गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने के 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक ना तो गुलदार मारा गया और ना ही वो पिंजरे में फंसा है। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, शिकारी भी बार बार मोर्चा ले रहे हैं। बता दें कि अल्मोड़ा के पेटशाल के पास गुलदार के आतंक से ग्रामीणों ने दहशत महसूस की। गुलदार ने 2 लोगों को अपना शिकार भी बनाया और आदमखोर इसे घोषित किया गया। अल्मोड़ा से एसएसपी का लापता जवान जम्मू के उधमपुर स्थित अपने घर पहुंच गया। जवान अल्मोड़ा पहुंचने के बाद लापता हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार को एसएसपी ने अल्मोड़ा कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। बता दें कि जम्मू से डीडी हाट के लिए एसएसपी की एक टुकड़ी निकली थी, जिसका जवान लापता हुआ था। अल्मोड़ा में एसएसपी का एक जवान, जैसे कि हम बार बार जानकारी दे रहे हैं, ये लापता हुआ, रिपोर्ट लिखाई जाती है कि लेकिन ये अपने घर पर मिलता है। ये 10 जुलाई को
ये 11वीं वाहिनी SSB DD हाट जनपद पिथौरागढ़ में तैनात सिपाही था राजेंद्र चंद्र, जो कि उधमपुर जम्मू कश्मीर का है। तो इसकी हमें ये SSB अल्मोड़ा से हमें एक तहरीर मिली थी थाने में कि ये गुम हो गया, तो उस पर हमने गुमशुदगी पंजीकृत कर ली थी। उसके बाद हमने थाने से एक टीम बनाई और उसकी खोजबीन शुरू की। तो फिर बाद में जब जानकारी हुई कि वो अपने घर में पहुंच गया है उधमपुर जम्मू कश्मीर में, तो हमने उनको SSB को ये जानकारी दे दी है कि उनका सिपाही वहाँ अपने घर पहुँच चुका है। उत्तराखंड से राज्यसभा का अगला सांसद कौन होगा, इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। नवंबर में कांग्रेस के नेता राज बब्बर का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस बार बीजेपी का उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचेगा। राज्यसभा सांसद को लेकर उत्तराखंड में अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो गई है। अंदर खाने बीजेपी में जिन नामों की चर्चा हो रही है और कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, हरियाणा में उत्तराखंड से संगठन का काम देख रहे सुरेश भट्ट और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का नाम शामिल है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जो भी होगा वो हर लिहाज से उत्तराखंड से जुड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस के राज बब्बर को जनता ने देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिनको उत्तराखंड की प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में भेजा था, उन्होंने शायद उत्तराखंड में कभी कदम रखने की भी जरूरत नहीं समझी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कोई भी हो, राज्यसभा उम्मीदवार अपने राज्य का होना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय अधिकांश ये होती है कि जो राज्यसभा के प्रत्याशी हों वो लोकल होने चाहिए। प्रतिभाएं हमारे राज्य में भी हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं। राज्यसभा सांसद के चुनाव को लेकर नाम पर अंदर खाने चर्चा तो हो रही है। वहीं सीएम का कहना है कि चुनाव का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन सरकार तैयार है। ये आयोग का विषय है और आयोग जब भी उसके लिए निर्देशित करेगा, राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। उत्तराखंड बनने से अब तक 13 राज्यसभा सांसद संसद पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3 सांसद राज्य बनने से पहले ही चुने गए, लेकिन कार्यकाल उत्तराखंड रहते हुए पूरा हुआ। वहीं 13 सांसदों में से 5 सांसद दूसरे राज्यों से हैं, जबकि 8 सांसद उत्तराखंड से रहे। जो 5 सांसद दूसरे राज्यों से रहे, उनमें संघप्रिय गौतम, सुषमा स्वराज, सतीश शर्मा, सत्यव्रत चतुर्वेदी और राज बब्बर शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसदों की बात करें तो मनोहर कांत्यानी, हरीश रावत, भगत सिंह कोश्यारी, तरुण विजय, महेंद्र महारा, मनोरमा डोबरियाल, प्रदीप टमटा और अनिल बलूनी शामिल हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 संवाददाता दीपांकर भट्टी की रिपोर्ट। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।